नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली बायोलॉजी का अगला क्लास लेके आ चुका हूँ और आप सबको पता है अभी हम लोग पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी। तो इससे पहले हम आपको बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है 9th क्लास के एनसीईआरटी में वो चैप्टर 5 में है, पूरा करवा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। एकदम जीरो से सारी चीज़ें करवाए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको एक साथ में 9th क्लास और 11th क्लास, चूँकि ये जो चैप्टर आपको दिखेगा इससे पहले हम आपको जो चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर था वो सेल था। हालांकि इस एनसीईआरटी में मतलब 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है जीवन की मौलिक इकाई के नाम से आपको वो चैप्टर दिखेगा, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो है आपको ये 3 चैप्टर आपको दिखेगा जो कि जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का है। तो पहला जो चैप्टर था आप लोगों का ये हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, चैप्टर 5 कंप्लीट करवा दिए हैं। और इस टॉपिक का नाम ही है भाई, आप देख सकते हो, कोशिका, है ना, कोशिका सेल, है ना। हालांकि जो इस बुक में नाम है इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ये पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये जो है आप देख पा रहे हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो हम आपको कंप्लीट करवा है सेल टॉपिक, है ना, कोशिका जो कंप्लीट करवाया है, कोशिका ये जो सेल पूरा करवा है भाई, ये हम आपको 9th और 11th क्लास की दोनों का कंपाइल नोट्स आपको दे दिया हूँ, है ना। क्योंकि आपको दोनों क्लास के एनसीईआरटी में 9th में बेसिक बातें है और 11th क्लास में डेप्थ में दिया गया है जहाँ से प्रश्न आता है, तो वो सारे पॉइंट्स कवर करके दे दिया हूँ। आज के वीडियो में क्या करेंगे, ये जो आप टिश्यू वाला चैप्टर देख रहे हो जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं हिंदी में, है ना, ऊतक, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई, टिश्यू। तो इस चैप्टर को आज पूरा करेंगे और ध्यान रहे हम आपको जो यहाँ पे करवाने वाले हैं नोट्स भी आपको दे देंगे, हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। तो उसमें 9th और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, दोनों का कंपाइलेशन नोट्स में होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और आप कंजूसी करते हैं, कम से कम जितने लोग देखते हैं उसके आधे लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे बुकलेट हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और साथ में फेसबुक पेज को भी सभी लोग जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस आ रहा है ना, पूरा सीरीज हम आपको करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बड़ी बात है कि हम आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवा रहे हैं और उस लाइन से आपके परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बता रहे हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। तो ये है आज का टॉपिक जिसे हम लोग पूरा करने वाले हैं, अध्याय 6, और इसका नाम है टिश्यू, ऊतक। ये जो नोट्स की बात कर ले भाई, पूरे उम्दा तरीके से मैं पुनः बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपका डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं ये कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं। इसमें 9th क्लास के एनसीईआरटी और जो है 11th क्लास की, चूँकि आपको दोनों एनसीईआरटी में दिखेगा, तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट मिसिंग है जो कि 11th में आपको दिख जाएगा। तो हम इस नोट्स में क्या किए हैं, दोनों एनसीईआरटी को कंपाइल करके और कंप्लीट नोट्स दे दिए हैं, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, टिश्यू है, ऊतक है। डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सारी चीज़ें दिखेगा, देख सकते हो, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट कवर करवा के हम आपको दे दिए हैं, ठीक ना। और एक एक करके एक एक पॉइंट हम आपको समझा देंगे इसी वीडियो में। तो बशर्ते आप क्या करिए, वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों कंप्लीट करवाएं, जो कि इस बुक में 9th क्लास के एनसीईआरटी में दोनों कवर करवाया गया है। तो सभी को 1 to 1 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई इसमें 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसमें जो बायोलॉजी दिया गया है तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कवर करने हैं। तो पहला पॉइंट्स है भाई, यहीं पे आपको दिखेगा, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के टिश्यू से मतलब कि ऊतकों से बने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग का है यहाँ पे पादप ऊतक। तो पादप ऊतक में जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, अच्छा, विभाजोतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, तो यहाँ पे तो इंग्लिश में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दोबारा सुनिए, पादप ऊतक जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पादप ऊतक में एक आपको यहाँ पे आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विभोज्य ऊतक कहते हैं, उसे पूरा। दूसरा होता है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, है ना, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, इसे पूरा करें। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा सरल अस्थायी ऊतक, जैसे हम लोग इंग्लिश में इसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो, है ना, जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे अगला, परेंकाइमा, कुलरेनकाइमा, और एक और आता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही भाग है और बहुत कायदे से आपको कवर करवाया जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो कवर करने वाले हैं जटिल अस्थायी ऊतक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जटिल अस्थायी ऊतक देखो भाई, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल देता हूँ, कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश में बता दीजिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश वाले भी हैं, और हम आपको जो समझाएंगे ना एकदम साधारण शब्दों में समझा देंगे ना। तो ये जो जटिल अस्थायी ऊतक आप देख पा रहे हैं, इस इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है परमानेंट, जटिल का मतलब नाम ही आपको पता लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स, अस्थाई, परमानेंट और ऊतक को टिश्यू। तो ये तो कहानी था अभी तक पादप ऊतक का, प्लांट टिश्यू का। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अगला जो पॉइंट्स आपको होगा जो कवर करवाया जाएगा, जो कि इसी एनसीईआरटी में है ना, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक में आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो है जो आपको कवर करवाया जाएगा एपिथेलियमी ऊतक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको जो है संयोजी ऊतक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसे देखने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेशीय ऊतक दिखेगा, जैसे इंग्लिश में हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा तंत्रिका टिश्यू, है ना, मतलब तंत्रिका ऊतक, जो इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं नर्वस टिश्यू। और ये कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है ना, तो सारे को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि आखिर ऊतक होता क्या है, टिश्यू क्या होता है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ऊतक मतलब कि भाई टिश्यू, ये टिश्यू होता क्या है समझ तो होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बुक पे लाइन बाय लाइन करवा देंगे, एक बार समझ लीजिए। तो आपने इससे पहले सेल पढ़ चुके हैं, कोशिका पढ़ चुके हैं। तो जो कोशिका होता है ना, उसके जो समूह होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक से क्या बना है, ऑर्गन बना है। ये ऑर्गन, अच्छा हिंदी भी लिख दूँ क्या, ये है कोशिका, ठीक है। कुछ भाई बोलते हैं कि सर लिख दीजिए, ये कोशिका है भाई। ये जो आप देख पा रहे हो टिश्यूज, ये ऊतक है, कोशिका के समूह, ये ऑर्गन है। तो ये जो कि प्लांट टिश्यू आप देख पा रहे हो, जो कि हम लोग पहले प्लांट टिश्यू है ना, पादप ऊतक को पढ़ने वाले हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये ऊतक देख रहे हैं, ऊतक के जो समूह होता है भाई, उसी से ऊतक से ही क्या बनता है, अंग बनता है, ऑर्गन बनता है ना। ऑर्गन जैसे मान लो कि ये जी प्राणी है, ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा होगा, जो कि ये पौधा है, ये पौधा है आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, पौधा है। तो ये पौधा जो है किससे मिलके बना है, तो इसी सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना भाई, तो आप कहेगा सर ऑर्गन बना, अंग बना। और पौधा का अंग क्या होगा, इस पौधा का अंग क्या होगा, ये पत्ती होगा, इसका अंग होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम मतलब कि अंग तंत्र बनेगा भाई, अंग तंत्र। तो पौधे का अंग तंत्र क्या होगा, मान लो कि ये कोई पौधा है, ये पौधा का पत्ती है, तो पत्ती और ये डंठल मिला के और ये जो आप देख पा रहे हो, ये सब मिला के क्या बनेगा, इसका अंग तंत्र बनेगा। और पूरा अंग तंत्र से क्या बन जाएगा, है ना, एक पौधा बनकर तैयार हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाएगा, है ना, यही है। तो दोबारा सुनिए, यहाँ पे ये जो आप पौधा देख पा रहे हो, जो कि हम लोग पादप ऊतक प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद जंतु ऊतक पढ़ने वाले हैं, है ना, ऐसी एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पे सेल से मिलके क्या बना है, टिश्यू बना है, टिश्यू से क्या बना है भाई, ऑर्गन बना है ना, जिसे अंग बोलते हैं। अंग से ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है भाई, ऑर्गेनिज्म बना है, वो जीवधारी बन के तैयार हो गया है, जो कि ये प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पौधा बन के तैयार हो गया, ठीक। तो सीधे तौर पे बोलेंगे जो ऊतक जो होता है ना, ये कोशिका के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो आपसे अगर पूछे कोई कि भाई आप बताओ टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, तो एक लाइन में जवाब देना कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो एक साथ मिलकर एक खास काम को करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको बता दिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जाके जो इससे पहले वाला वीडियो दिया है ना बायोलॉजी का, उसे पूरा कर लेना, उसमें सेल पढ़ाए हैं, सब कुछ बता दिए हैं, ठीक। चलिए अब आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे किससे, तो कोशिकाओं से, है ना, कोशिकाओं से, सेल्स के बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में, एक कोशिक जीवों में, मतलब एक कोशिक जीव का मतलब होगा कि जो एक कोशिका से बना हुआ है। और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको 4 बताए थे। अमीबा, पैरामीशियम का नाम सुना है ना, तो बढ़िया एग्जांपल जो है अमीबा है ना। तो एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। हम आपको बताए थे कल कि जो एक कोशिकीय जीव होगा, जैसे अमीबा, तो उसके सारे काम एक ही कोशिका करेगा। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी है कि भाई इसका बढ़िया एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा क्या है, तो यह जो है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, शोषण क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। क्योंकि इसमें एक ही कोशिका से पूरा जीव मिलकर बना है, तो एक ही कोशिका सब काम करेगा ना। लेकिन इसका जस्ट जो है अपोजिट भी है, क्या है, इसका जस्ट अपोजिट भी है, क्या है भाई, लेकिन बहुकोशिकीय है, मतलब एक से अधिक कोशिका से, कई सारे कोशिका से मिलकर जो जीव बना है ना, यहाँ पे कह रहा है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। और ध्यान रखना, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कोशिकाओं का ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक जो है संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। और आगे कह रहा है कि मनुष्यों में पेशीय कोशिका है ना, क्या है भाई, पेशीय कोशिका
क्या करता है, ये फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं, जो कि ये बहुकोशिकीय है, आपको पता होना चाहिए। तो तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की जो है क्या करता है, वाहक होती है ना। और रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। तो कह रहा है कि पौधों में, सब समझा देंगे, अभी आप समझो। कह रहा है कि पौधों में वाहक नलिकाएं, या पौधों में आप ऐसे बोल सकते हैं, पौधे में क्या है, वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। तो कह रहा है कि अतः इस लाइन को देखिएगा, अतः बहुकोशिकीय या बहुकोशिक जीवों में बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन होता है, जो कि सबका अलग अलग काम होता है ना, आप देख पा रहे हो। तो कह रहे बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो शरीर के अंदर ऐसे कोशिकाएं हैं, सदैव एक समूह में होते हैं, और इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य को एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के जो है एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। और ध्यान रखें, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। तो कोशिका का समूह कहीं, अब देखो इतना जो पढ़े हैं, तो आंसर क्या मिला भाई, आंसर यही मिला कि भाई कोशिका का जो ये समूह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। देखो भाई, अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि हम आपको लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, नहीं तो आपको हम स्टार्टिंग में ही 2 लाइन में समझा दिए थे कि ऊतक होता क्या है ना। चलिए आगे कहते हैं कि ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए जो है एक विशिष्ट क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम, पेशीय ऊतक वे कोशिकाएं है ना, क्या है भाई, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होते हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं। तो समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ऊतक का निर्माण करता है। तो समूह में एक ऊतक का निर्माण करता है। बेसिक बातें जो हम आपको समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा आपने ऊतक के बारे में समझ लिया, हम आपको बता भी दिए हैं। अब समझते हैं कि हम लोग टिश्यू पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नोट्स में भी देख लो भाई कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो हम आपके लिए लिख दिए हैं, जो ऊतक देख रहे हो। तो कह रहा है कि समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं, उसे ऊतक मतलब टिश्यू कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह में होती है, जब समूह में होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। एक लाइन में जवाब। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछेगा कि सर्वप्रथम जो है ना टिश्यू को ऊतक शब्द जो है का प्रयोग किसने किया था। तो जो फ्रांस के शल्य चिकित्सक थे, इसका नाम क्या था भाई, बाइचेट। अच्छा, कई बार ना इसका डेट पूछ लेता है भाई कि भाई ये जो जेवियर, जो इसका नाम था जेवियर बिचार्ड, जो यहाँ पे लिखे हैं बाइचार्ड जो लिखे हैं, जेवियर बिचार्ड जो लिखे हैं, तो ये कब किया था ऊतक शब्द का प्रयोग। तो ये 1801 में किया था, है ना। मिलान करने के लिए अपना बिहार के आयोग, खासतौर पर बीबीएससी की बात कर ले तो ये देता है ना, जानबूझ के। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग जो है फ्रांस के शल्य चिकित्सक थे, जिसका नाम था भाई क्या, जेवियर बाइचार्ड ने। कब, तो 1801 में किया था। और जिसका विकास एक जो है लेटिन शब्द टेक्सचर से, टेक्सचर का मतलब क्या होता है, टेक्सचर का मतलब क्या होता है, बुनना, है ना। तो टेक्सचर का अर्थ होता है बुनना। ये बेसिक बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछेगा, ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा सर इसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपका ना 1 से 2 मिनट का समय लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वहाँ पे हम पढ़े लाइन पढ़े तो आपको ध्यान आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, एकदम कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है ऊतक जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है, बस 2 ही प्रकार का। एक तो होता है पादप ऊतक, जिसे हम लोग पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू कहते हैं, प्लांट टिश्यू जो लिख दिए हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऊतक 2 प्रकार का होता है। टिश्यू जो होता है भाई, टिश्यू जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। दूसरा होता है भाई, क्या नाम है इसका, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने आपको क्या बोला, टिश्यूज इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर द फर्स्ट इज प्लांट टिश्यूज एंड द सेकेंड इज एनिमल टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। पहला जो है यहाँ पे पादप ऊतक है और दूसरा जो है जंतु ऊतक है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग क्या करेंगे, पहले पादप, ये पहला जो है उसे पढ़ेंगे पादप ऊतक, है ना। प्लांट टिश्यू को पढ़ने वाले हैं, है ना, प्लांट टिश्यू। बस एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, ठीक है। तो पादप ऊतक को हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक क्या है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक क्या है, अस्थायी ऊतक है, परमानेंट टिश्यू है। और दूसरा क्या है भाई, एक बार हम पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। पहला जो है, पहला का क्या नाम है भाई, पादप ऊतक में पहला क्या है, तो आप कहिएगा अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। और दूसरा क्या है भाई, इसका नाम है विभाज्योतिकी ऊतक, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब देखो, ये जो अस्थायी ऊतक है ना, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्या है, अब इसका काम क्या है, बस अभी समझिए, उसके बाद काम भी बता देंगे। बस ये कंसेप्ट क्लियर, ये चार्ट आपने समझ लिया ना, समझिए कि आपके जो टिश्यू जो चैप्टर है ना भाई,
ऊतक वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके मुट्ठी में होगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। लोग इससे डरते हैं, भागते हैं कि नहीं भाई बहुत टफ है। बायोलॉजी टफ नहीं है, बायोलॉजी इतना आसान है ना कि भाई इससे लगाव हो जाएगा। हमने आपको क्या बोला, पादप ऊतक में प्लांट टिश्यू को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो कौन सा होगा भाई, एक होगा अस्थायी ऊतक, है ना, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होगा विभजित ऊतक, जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अस्थायी ऊतक को भी 2 भागों में बांटे हैं। सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, एकदम सरल होगा, है ना, लचीलापन होगा, एकदम चर्चा करेंगे। अस्थायी ऊतक, सॉरी अस्थायी ऊतक, हाँ अस्थायी ऊतक का भाग है 2, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, और दूसरा है भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक, ठीक है, जटिल ऊतक, ठीक है। तो सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, देखो इसका हिंदी और इंग्लिश में वही नाम है, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 2-3 बार बोल के प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा है, कई बार तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पैरेन्काइमा जो है ये कौन से टिश्यू का, कौन से ऊतक का हिस्सा है, तो भाई ये अस्थायी ऊतक का, परमानेंट टिश्यू में जो सरल है ना, ये सरल ऊतक जो है ना, सिंपल टिश्यू, उसका हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं ना कि भाई ऊतक जो है, पादप ऊतक 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अस्थायी, दूसरा होता है क्या भाई, विभज्य ऊतक, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू और दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक को 3 भागों में फिर से बांटा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मतलब कोलेरेन्काइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये जटिल ऊतक में जो है जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। कितना आसान है, कितना आसान है, समझ लिए ना। तो ये सब जो हिस्सा आपने देखा है ना, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये किसका हिस्सा है, तो ये परमानेंट टिश्यू का, अस्थायी ऊतक का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर ले भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर ले, तो इसमें जो आपको दिखेगा, तो पहला जो है इसका, है ना, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जैसे हम लोग विभाज्य ऊतक कहते हैं, तो इसका पहला जो है इसका क्या नाम है, क्योंकि इसे भी हम लोग 3 खंड में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, इतना आसान है कि भाई इससे लगा हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला जो है शीर्ष विभज्य ऊतक, शीर्ष विभज्य ऊतक इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं एपिकल, 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 यहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, APICAL, है ना, एपिकल मेरिस्टम लिख देता हूँ भाई, मेरिस्टम, बस हो गया, है ना, एपिकल मेरिस्टम, शीर्ष विभज्य ऊतक। दूसरा क्या है भाई, दूसरा का नाम है अंतर्वेशीय ऊतक, अंतर्वेशीय, कितना आसान है, अंतर्वेशीय, अंतर्वेशीय, अंतर्वेशीय मतलब कि इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे हालांकि डिटेल में लिख दिया, अभी आप इतना ही समझो, इंटर जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और तीसरा क्या है भाई, तीसरा है यहाँ पे पार्श्व, देखो नाम से पता चल रहा होगा, मतलब नीचे में होगा ये, है ना, मतलब क्या है, पार्श्व विभज्य ऊतक, इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे लेटरल मेरिस्टम, लेटरल जो है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, बस हो गया, आपने देख लिया। एक बार आइए, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डेप्थ में लेके जाएंगे। हम आपको क्या बताए हैं, एकदम फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना, आप कहेगा सर कितने बार रिपीट कर रहे हैं। हमने आपको बोला कि पादप ऊतक ना 2 प्रकार का होता है। पहले तो आपने ऊतक देखा, टिश्यू जो देखा, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो प्लांट टिश्यू, दूसरा जंतु ऊतक। तो अभी हम लोग पहले पादप ऊतक को पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक्स में भी दिया गया है 9th क्लास NCERT में। तो यहाँ पे पादप ऊतक को हम लोग कितने भागों में बांटा, देखो 2 भागों में बांटा। तो पहला जो हुआ भाई, पहला जो हुआ इसका नाम क्या है, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जो हुआ, दूसरा इसका नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, जिसे हम लोग विभाज्य ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब विभाज्य ऊतक का कितने को बेटा है भाई, 3 बेटा है इसका, है ना, 3 बेटा है, 3 बच्चा है, ठीक है, 3 बच्चे हैं इनके। बच्चे का नाम भी हम आपको बोल दिए हैं, एक का नाम क्या है भाई, एपिकल, दूसरा का नाम है इंटरकैलरी, और तीसरा का नाम है लेटरल, है ना, लेटरल। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो, जो परमानेंट टिश्यू है, इसके भी 2 बच्चे हैं, है ना, इसके 2 बच्चे हैं भाई। पहला बच्चे का नाम क्या है भाई, पहला बच्चे का नाम है सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू, और दूसरे बच्चे का नाम क्या है, जटिल ऊतक, है ना। फिर जटिल ऊतक के 2 बच्चे हैं, जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का 2 बच्चे हैं, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद सरल ऊतक के भी 3 बच्चे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये हमको पता है कि आपको याद हो गया होगा। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से पूछता है कि भाई अभी जो आपने देखा एपिकल, है ना, एपिकल मेरिस्टम, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा जो देखा आपने इसका नाम था क्या, पार्श्व विभज्य ऊतक, जिसे हम लोग लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। तो ये पौधे में कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो आप पौधे देख रहे हो, ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले बुक्स पे पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे चर्चा कर लेंगे।
फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं देख रहा था और बहुत सारे कमेंट्स था और आप लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखो भाई, 72वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल प्री का बैच लेके आया है ना। उसमें क्या होगा कि भाई सारे सब्जेक्ट का आपको हैंड नोट्स मिल जाता है, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सबका नोट्स का वीडियो भी है ना। कंप्लीट क्लास है ये, इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ी आप सबको पता है कि 2499 था, जो कि कम करके अभी मात्र 999 कर दिया गया है। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स के लिए। जितना करवाया जा रहा है ना भाई, कर लो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है 7319924130 इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा ना, उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस पढ़ाया जाएगा, चूँकि पढ़ाया जा रहा है और मैक्सिमम एरिया कंप्लीट है ना। तो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, सारे सेक्शन है, मेडिवल है, एंसेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इको है, पोल साइंस है, केमिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, मतलब सारे सेक्शन है। इसमें पीवाईक्यू शामिल है, एनसीईआरटी का कंप्लीट जो है पैकेज आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और उतना ही है जितना आप बार बार कर सकते हो अपने एग्जाम तक, है ना। और प्री आपका कंफर्म हो जाता है, जितना दिया जाएगा क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक। उसके बाद जो भी लोग बीएसएससी सीजल 4 के बैच में आना चाहते हो, आपके लिए भी भाई क्लास चल रहा है कंप्लीट। इसमें कंप्लीट रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज़ में जो है आप सबको पता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर सब आता है, बिहार स्पेशल। साथ में आपका जो है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो सब इंक्लूड है। और इसका भी फी मात्र 999 ही है। तो आप किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हो तो नंबर यही है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है 7319924130। एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये है फ्रेंड्स नंबर 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यही कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है, ठीक है। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी लोग ज्वाइन अच्छा बीपीएससी एईडीओ के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे, भाई आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी फी 999 ही है, ठीक है ना। तो ये वाले बैच में आपका एईडीओ भी इंक्लूड है, इस वाले बैच में एईडीओ भी कवर हो जाएगा। तो आराम से जुड़ के पढ़ सकते हैं। बाकी 72वीं बीपीएससी का मेंस का भी बैच आया है, 1499 में आपको सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कराते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो अगला लाइन है भाई, क्या बोला है आपसे कि क्या पौधे और जंतु, है ना, पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से, टिश्यूज से बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना, नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। आगे हालांकि जब आप पढ़ोगे ना इसका आंसर मिलेगा, पढ़ के दिखाएंगे। तो नहीं, इसलिए पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से नहीं बने होते हैं। पौधे को स्थिर रहने के लिए क्या चाहिए भाई? सहायक उत्तकों की, सहायक जो है ना उत्तकों की, टिश्यू की जरूरत होती है। जबकि जंतु में क्या होना चाहिए? गति होता है। तो जंतु में गति के लिए क्या चाहिए, है ना, तो गति चाहिए, तो उसके लिए जटिल अंगों की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें मांसपेशियाँ होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, अलग अलग जो है टिश्यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों में एक ही तरह का नहीं होता है, ध्यान रखना। दोनों में पादप और पौधे और जंतु में एक ही प्रकार के उत्तक नहीं पाए जाते, ठीक है ना। अब देखो कह रहे कि आइए हम विभिन्न उत्तकों, टिश्यूज की जो है ना संरचनाओं और उनके कार्यों की तुलना करें। कह रहे कि क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य जो है, दोनों समरूप कार्य करते हैं? तो भाई कैसे करते हैं? दोनों अलग अलग सबका काम है। कह रहा है कि दोनों में अस्पष्ट अंतर होता है ना। कह रहा है कि दोनों में अस्पष्ट जो है अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, जो कि हम लोग देखने वाले हैं कि एपिकल टिश्यू का काम क्या होता है ना, लेटरल टिश्यू का काम क्या होता है ना, इंटरकैलरी टिश्यू का काम क्या होता है, सबका अलग अलग काम क्या है। प्रेनकाइमा का, कोलेनकाइमा का, स्केलेनकाइमा का काम क्या है, जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, 1 to 1 चर्चा करेंगे यार, एकदम बोनाफाइड बन जाओगे, याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देख लेकिन याद हो जाएगा आपको। करा था पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, है ना, प्लांट टिश्यू, और ऐसे, है ना, ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, ठीक है। अरे कि ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। अब देखो एक लाइन आपसे देगा, है ना, स्टेटमेंट देकर, देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि पौधे में अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। अब यहाँ पे जब आप नहीं पढ़ोगे ना इस लाइन को, अगर आप नहीं याद रखोगे तो आपको लोगे कि भाई ऐसे कैसे, अगर मृत उत्तक होगा तो काम कैसे करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। पौधे में अधिकांशतः जो है ना उत्तक होता है। यहाँ पे इस लाइन को देखो, पौधे में है ना, पौधे में अधिकांश उत्तक क्या होता है? मृत होते हैं। जैसे इसका जो बढ़िया एग्जांपल है ना, आगे देखेंगे, जैसे स्केलेनकाइमा हो गया, जाइलम के कुछ हिस्से ये मृत कोशिका का, मृत सेल के बने होते हैं। और ये पौधे, है ना, ये जो उत्तक होता है मृत उत्तक, ये पौधे को सहारा देने, और जाइलम की बात करें तो पानी का परिवहन में मदद करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अधिकांश उत्तक जो होता है ना प्लांट टिश्यू का, वो मृत होते हैं, ध्यान रखना। तो कह रहा कि
अच्छा ये आपने हम आपको बता दिए, ठीक है। कह रहा तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ये आपने देख लिया। कह रहा कि दूसरी ओर, ये तो आपने देख लिया पहला कहानी। अब दूसरा है यहाँ पे जंतु की तरह। तो कह रहा कि भाई जंतु, दूसरी ओर जो है जंतु जो है ना, भोजन, साथी, आश्रय की खोज में इधर उधर क्या करता है भाई, जाते हैं, मतलब विचरण करते हैं, जाते हैं, विचरण करते हैं। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा की अधिक जो है उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ये बिल्कुल सही लाइन बोला है। तो देखो यहाँ से स्टेटमेंट देके पूछेगा ना तो बोल देगा कि भाई पौधे में अधिकांश टिश्यू जो होता है ना, जो ऊतक होता है, ये मृत कोशिका के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जंतु ऊतक में क्या होता है, एनिमल टिश्यू में क्या होता है, मैक्सिमम जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो जीवित कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से लाइन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से लाइन से उठा के बनाए। और आप देखोगे बुक्स में जो काम करते हैं ना कंटेंट राइटर सब, तो यहीं से उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन बनाने का यही अप्रोच होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आप यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हो ना भाई, आपके एकदम आप में ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगा कि भाई आप कंटेंट राइटर का भी काम कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, है ना। चलो नॉलेज तो हो ही जाएगा। कह रहा है कि जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक जो है ना, एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, बिल्कुल सही कह रहा है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ ऊतक जो होता है ना, कुछ टिश्यू होता है, जीवन भर क्या होता है, विभाजित होते रहता है ना। क्या बोला कि, है ना, पौधे प्लांट टिश्यू की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि पौधे के कुछ टिश्यू जो होता है वो जीवन भर जो है वो इसमें डिवीजन होते रहता है, विभाजित होते रहता है ना। ऐसे अच्छा वो कौन सा टिश्यू है जो कि आगे चर्चा करेंगे, है ना, और इसमें गिना चुना नाम है जो कि देखेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं और ऊतकों को विभाजन क्षमता के आधार पर, टिश्यू को विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधे के ऊतकों, मतलब पादप टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को वर्गीकरण किया जाता है, जो कि हम आपको वर्गीकरण करके बता दिए थे। ठीक है, अभी फिर से एक बार बता देंगे। कह रहा है कि वृद्धि अथवा विभाजोतक मतलब आपने मेरिस्मेटिक टिश्यू जो देखा था ना, हम आपको बताए थे ना, वही कह रहा है ना, विभाजोतक मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें मैं आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टम था, है ना, दूसरा जो है था इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा था जो है आप लोगों का लेटरल मेरिस्टम, है ना। तो आपने देखा था ना, तो वही इसी का बात कर रहा है। इसका काम क्या है मैं पुनः करूँ, पहले देख लो, काम भी बता देंगे। तो कह रहा है कि विभाजोतक मेरिस्मेटिक जो है टिश्यू तथा अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। आपने देखा ना कि हम आपको बता दें कि भाई ऊतक दो प्रकार का होता है, पादप ऊतक दो प्रकार का होता है। एक है ना मेरिस्टम टिश्यू, है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा था परमानेंट टिश्यू, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, लिख के जाता हूँ नोट। यही कह रहा है यहाँ पे देखो, यही कह रहा है ऊतक जो है एक तो अस्थायी ऊतक है, एक जो है यहाँ पे विभाज्य ऊतक है ना। अभी आपको बोल रहा है ना, तो इसका 3 बच्चा है भाई, जो विभाज्य ऊतक है ना, इसका 3 बच्चा है। इसका नाम क्या है भाई, शीर्ष विभाज्य ऊतक मतलब एपिकल टिश्यू। दूसरा क्या है भाई, अंतर्वेशीय ऊतक, जिसे हम लोग ना इंटरकैलरी टिश्यू मेरिस्टम पढ़ते हैं, है ना, ऊतक इंटरकैलरी टिश्यू बोल सकते हो। और तीसरा था भाई आप लोग का कौन सा, तो लेटरल, है ना, लेटरल मेरिस्टम कह सकते हो। अच्छा इसका एक बार मैं काम भी बता देता हूँ कि भाई इसका काम क्या होता है। देख भाई इसका काम थोड़ा सा देख लो। ये जो आपने मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने देखा था ना, विभाज्य ऊतक, इसके 3 बच्चे हैं। क्या नाम है इसका भाई, जरा सा एक बार और जूम कर देता हूँ, समझ लो, यहीं पे समझ लो, काय के लिए आप टेंशन में रहोगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या नाम है इसका, एक का नाम है भाई एपिकल मेरिस्टम या एपिकल टिश्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसका शीर्ष विभाज्योतक नाम है। दूसरा बच्चे का नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है अंतर्वेशीय विभाज्योतक। और तीसरा जिसे हम लोग इंटरकैलरी पढ़ते हो, और तीसरा क्या है, पार्श्व विभाज्योतक। अब देखो पहला जो देख रहे हो ना, इसका काम क्या है। अच्छा ये पाया कहाँ पे जाता है, प्रश्न पूछता है कि शीर्ष, देखो नाम से पता चल रहा है शीर्ष में मतलब ऊपर वाला हिस्सा में होगा। तो आप देखोगे यह ना, ये जो आप ऊतक देख रहे हो ना, एपिकल मेरिस्टम की बात कर लेना या फिर शीर्ष विभाज्य ऊतक की बात कर ले, तो यह तने कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तने और ये जड़ में, तने ये कहाँ पे, तने और जड़ में पाया जाता है। ठीक है, तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पे, एकदम ऊपर वाला हिस्से में, चाहे तने की बात कर ले या जड़ की बात कर ले, एकदम नीचे में, एकदम सिरे ऊपर वाला हिस्से में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो भाई ये पौधे की लंबाई को बढ़ाना होता है ना, तो इसको ये काम में लगाया जाता है कि भाई पौधे को तुम लंबाई बढ़ाओ। तो पौधे की लंबाई बढ़ाना है तो एपिकल, है ना, मेरिस्टम टिश्यू का भाई आप बुलाओ, तो इससे काम करवाना है। तो आपसे पूछा जाए कि पौधे की लंबाई जो बढ़ाता है वो कौन सा टिश्यू बढ़ाता है भाई, तो शीर्ष विभाज्य ऊतक बढ़ाता है। ठीक है, पाया कहाँ पे जाता है, तो तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर, टिप्स पर, है ना, यहाँ पे। और जड़ में देखा जाए तो जड़ में भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना, ये एकदम सिरे पे पाया जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे दिखेगा इंटरकैलरी टिश्यू की बात कर ले, है ना, इंटरकैलरी टिश्यू की बात कर ले, तो यह कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये पत्ती में पाया जाता है। बहुत पूछता है, देखो पत्ती में पाया जाएगा, पत्ती में देखो यहाँ पे है ना, आपको दिख रहा होगा तस्वीर में, ये पत्ती में भी पाया जाएगा, और ये जो वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, पत्ती, और इसको क्या बोलोगे, तो ये जैसे हम लोग ने कहते हैं ना पर्श संधि, जैसे मतलब नोट्स बोलते हो, तो उसमें पाया जाता है, नोट्स में, है ना।
नोट्स में और पत्ती में दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत पूछता है, कई बार पूछा है कि ये जो टिश्यू है अंतर्वेशीय टिश्यू, ये पत्तियों के आधार पर है ना, पत्तियों के आधार के पास पाया जाता है, पत्तियों के आधार के पास पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? अंतर्वेशीय, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू बोलते हो ना, इसका काम क्या होता है? तो भाई इसका काम होता है ना, क्योंकि ये शाखा को बढ़ाएगा, आप देख सकते हो वहाँ पे पाया जाएगा तो भाई उसको बढ़ाएगा। पत्ती को लंबाई को बढ़ाना है तो उसका काम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिख दिए हैं आगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये पार्श्व विभज्योतक है ना, लेटरल जो है मेरिस्टम की बात कर ले तो ये तने और जड़ में मुख्यतः जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा? तनी और जड़ में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? तने और जड़ में। और इसका काम क्या होता है? पौधे की मोटाई को बढ़ाना है, गोलाई बढ़ाना है। तो भाई ये इसी का काम होता है, पौधे की मोटाई और गोलाई को बढ़ाना है ना भाई, तो ये लेटरल मेरिस्टम का काम होता है, पार्श्व विभज्योतक का काम है। एक बार रिपीट कर लो, देखो भाई ये कहाँ पे पाया जाएगा, इसका काम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम की बात कर ले तो आप कहेगा सर ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा हम आपको क्या बताया? इंटरकैलरी है ना, मेरिस्टम की बात कर ले, जिसे अंतर्वेशीय विभज्योतक कहते हैं हिंदी में। इसका काम क्या होता है? ये शाखाओं और पत्तियों की लंबाई, शाखा और पत्ती की लंबाई, शाखा और पत्ती की लंबाई को बढ़ाता है। बिल्कुल ये सही बोल दिया। और तीसरा जो आपने देखा भाई, ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? तो ये मोटाई, अगर है ना, पौधे की मोटाई और गोलाई को बढ़ाना है तो ये इसका काम होता है, पार्श्व विभज्योतक का। लेटरल मेरिस्टम टिश्यू की बात कर ले तो इसका काम होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो विभाज्योतक के 3 बच्चे थे, तीनों का आपने काम देख लिया ना। शीर्ष विभज्योतक का है ना, शीर्ष विभज्योतक का। दूसरा क्या था? अंतर्वेशीय उत्तक का। और तीसरा जो है पार्श्व विभज्योतक का। तीनों का काम आपने देख लिया, तो ये काम खत्म हो गया भाई आपका। अब ये अस्थायी उत्तक की बात कर ले तो उसके भाई 2 बच्चे हैं, एक तो सरल उत्तक है, दूसरा जटिल उत्तक है। तो जटिल उत्तक के 2 बच्चे जाइलम फ्लोएम है और सरल उत्तक के 2 बच्चे हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा है। तो इसके बारे में भी देख ले। चलो अब यहाँ पे बुक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया होगा। तो कह रहा है कि जंतुओं में जो है कोशिका वृद्धि अधिक जो है एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। बिल्कुल बोल दिया। कह रहा है कि अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधे की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। वे सही बोला है भाई, अच्छी बात बोला है। आगे कह रहा है कि यह मूल अंतर जीवधारियों के 2 महत्वपूर्ण समूहों के जो है जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। कह रहा है कि विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधे के जो है गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से जो है अनुकूलित होते हैं। तो देखो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। कह रहा है कि जटिल जंतुओं तथा पौधे के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो लो भाई, इतना पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि बता दो उत्तक क्या होता है। दूसरा पूछ दिया कि बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। लो दोनों क्वेश्चन बना। तो आप कहिएगा सर अभी आपने बताया कि भाई उत्तक क्या है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, उत्तक क्या है? तो इसका जवाब क्या दीजिएगा कि कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एक समान कोशिका से होती है और जो एक विशेष कार्य को करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे उत्तक कहते हैं। कोशिका को समूह, अगर एक लाइन में अगर बोलना है तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, और सरल शब्दों में अगर आपसे बोला जाए तो एक जैसी संरचना वाली कोशिकाएं मिलकर किसी काम के अंजाम देती है तो उसे पूरे समूह को है ना, क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ठीक, एक लाइन में जवाब में। तो देखो ये बहुत अच्छा लाइन पूछा है ना। देखो बहुकोशिक मतलब बहुकोशिकीय वाले जीव में टिश्यू का काम क्या होता है? तो श्रम विभाजन का काम करते हैं। आपने अभी देखा था ना कि भाई अलग अलग जो कोशिकांग है अलग अलग काम करते हैं, है ना। दक्षता में वृद्धि, समस्थैतिकता, ये सारी चीज़ें बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे श्रम विभाजन में क्या, तो उत्तक जो है बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न उत्तक विशिष्ट कार्य करते हैं जिससे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं कुशलतापूर्वक संचालित होता है। यही तो बोला है भाई, अलग अलग का। दक्षता में वृद्धि मतलब चूंकि प्रत्येक उत्तक एक निश्चित कार्य करता है तो इसलिए जीव के शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो यही तो है, तो यही तो पूछा भाई, आपने सब कुछ पढ़ चुका है। चलो अब अगला जो पॉइंट्स है यहाँ पे, अब देखो जो चीज़ आपने पढ़ लिया है अभी हम आपको नोट्स में समझा दिया है, हैंड नोट्स में, वही चीज़ आपसे बोला है कि अब पादप उत्तक और पादप उत्तक का जो है, पादप उत्तक को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़े हैं ना, अभी आपको बताया है ना। एक बार और जूम करके बता देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। पादप उत्तक प्लांट टिश्यू आपने देखा ना, जैसे हम लोग इसके 2 बच्चे हैं भाई। एक तो इसका क्या, तो पहला है भाई अस्थायी उत्तक है ना, अस्थायी उत्तक अभी आपने पढ़ा है उस पर नोट से उत्तक। दूसरा क्या है भाई, विभाज्योतक। ठीक है, तो 2 उत्तक आपने देखा था भाई। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी उत्तक, दूसरा
विभज्य उत्तक। अब देखो इसमें हम आपको बताया ना कि विभज्य उत्तक को जो है यहाँ पे कितने बच्चे हैं भाई, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके। पहला एपिकल, दूसरा जो है इंटरकैलरी और तीसरा जो है लेटरल, है ना। 3 बच्चे हैं। इसका काम क्या है भाई हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो है अस्थायी उत्तक में हम आपको बताया कि इसके भी 2 बच्चे हैं। एक तो क्या था भाई अस्थायी उत्तक में, सरल उत्तक, है ना। एक बच्चा का नाम था सरल उत्तक और एक जटिल था, है ना, जटिल उत्तक। अब सरल उत्तक के कितने बच्चे था भाई, तो 3 बच्चे था, हम आपको बताए हैं। परेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्या है भाई गोल्डेनकाइमा, ठीक है। और जटिल उत्तक का 2 बच्चे था भाई, हम आपको बताए हैं। क्या था, जाइलम और फ्लोएम, है ना। क्या था भाई, जाइलम और फ्लोएम। तो आपको ये बस याद होना चाहिए यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो यही कह रहा है। तो पहले आपसे इस बुक में जो बताया जा रहा है कि ये जो विभज्य उत्तक है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पहले जो है यहाँ पे विभज्य उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, उसको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको बताएगा भाई सबसे पहले विभाज्य उत्तक है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये आखिर होता क्या है। तो चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूँ तो भाई विभाज्य उत्तक उसे कहते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिका बनाने में सक्षम होती है। अगर मैं कोशिका विभाजन की बात कर लूँ यहाँ पे, तो इनकी कोशिकाएं में निरंतर विभाजन की क्षमता होती है, जिसके कारण पौधे का विकास और वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अभी आपने देखा ना, जिसमें एपिकल था, है ना, इंटरकैलरी था, लेटरल टिश्यू था, तो इसका क्या काम था, है ना। तो ये इसका कार्य है ऊतकों के पौधे के उन हिस्सों में होते हैं जहाँ वृद्धि होती है, जैसे जड़, तना, शीर्ष, ताकि पौधे की लंबाई मोटाई बढ़ सके। तो ये विभज्य उत्तक से बस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पौधे के इस हिस्से में पाया जाएगा जहाँ पे पौधे में वृद्धि होगा। समझ रहे हो ना। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको बता ही देते हैं, नोट्स में हालांकि लिख ही दिए। तो कह रहा है कि पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होते हैं। ऐसे विभाज्य है ना, विभाजित उत्तक है जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं ना, वही है। तो विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ठीक है। कह रहे कि ऐसे उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, विभज्य उत्तक, मतलब मेरिस्टेमेटिक, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो एक लाइन में यहाँ पे बोलो कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा ना, पौधे के इस भाग में होगा, उस भाग में होगा जहाँ पे वृद्धि होगा। खासतौर पे हम आपको बता दिए तना में, जड़ में, ये सब वैसे क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि ये जो है ना, ये विभज्योतक किस भाग में स्थित है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्ष अस्त और ये कैम्बियम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या नाम है इसका, शीर्ष अस्त। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कैम्बियन तथा अंतर्विष्ट भाग में वर्गीकृत किया जाता है। अब कहेगा सर हमको ये समझ में नहीं आया। अब देखो भाई, चूँकि समझ में नहीं आएगा आपको, अगर नहीं हम आपको स्टार्टिंग में बताएं, ये क्या है भाई, शीर्ष अस्त, है ना। दूसरा क्या है, कैम्बियम, जिसे हम लोग पार्शिया कहते हैं ना, पार्शिया, है ना। और तीसरा क्या है, अंतर्विष्ट। अब नाम थोड़ा सा अंतर्वेशी जिसे बोलते हैं ना, वही अंतर्विष्ट है। एनसीईआरटी में ये नाम दिया है। तो ये किसका हिस्सा है तीनों, आप कहिएगा सर अभी आपने जो बताया ना, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो ये क्या है, एपिकल टिश्यू का, है ना, एपिकल मेरिस्टम, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एपी, इसलिए तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी टफ क्यों है बिगनर बच्चे के लिए, इसीलिए एपिकल जो है मेरिस्टम टिश्यू जो हम आपको बताएं ना वो। तो अब देखो भाई, ये पौधे के किस भाग में पाया जाएगा, अभी हम आपको बताएं, फिर से भी बता देंगे। ये कैम्बियन, ये जो कैम्बियम जो देख रहे हैं ना, कैम्बियम एग्जाम में देगा, तो कैम्बियम को हम लोग पार्श्वीय उत्तक के नाम से भी जानते हैं, है ना। कैम्बियम को ध्यान रखना। इंग्लिश में से क्या बोलोगे, तो आप कहेगा सर यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम, है ना, लेटेरल मेरिस्टम बोलेंगे। और तीसरा जो है अंतर्विष्टि, है ना, अंतर्विष्ट या अंतर्विष्टीय अभी हम लोग बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप कहेगा सर इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, टिश्यू। अब देखो भाई इसका काम क्या है, तो एक बार रिपीट। और किसका हिस्सा है ये, तो आप कहेगा सर ये हिस्सा है विभाज्य उत्तक का, तीनों बच्चे हैं, ठीक है ना, एपिकल, है ना, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। ये किसका बच्चे हैं, इसी का। तो यही कह रहा है। अब पढ़ो, चूँकि अब आसान कर दिए हैं। तो कह रहा है ऐसे उत्तक को विभज्य उत्तक कहते हैं। अच्छा ये तो आपने देखा। कह रहे कि ये विभज्य उत्तक किस भाग में स्थित है, और कह रहा है कि विभज्य उत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर, है ना, इन्हें कितने भागों में, 3 भागों में। इन बुक में नहीं लिखा है कि 3 भागों में, वैसे मतलब ऐसे कन्फ्यूजन में दे के लिखा है, कैसे समझ में आएगा। तो इन्हें जो है कह रहा है कि शीर्षस्थ, कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भाग में वर्गीकृत किया गया, मतलब 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है भाई, शीर्षस्थ विभज्य उत्तक है, इसका काम क्या है, तो आप कहिएगा सर यह जड़,
के बिल्कुल सिरे पर पाया जाता है और ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, कैम्बियम की बात कर ले, कैम्बियम की बात कर ले तो जिसे पार्श्व विभाजक ऊतक भी कहते हैं। ये तने और जड़ के किनारे पर स्थित है और यह पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। पौधे की मोटाई को बढ़ाएगा कौन? पार्श्व है ना, पार्श्वीय विभाजक ऊतक। और यहाँ पे अंतर्विष्ट की बात कर ले, है ना, अंतर्वेशीय या अंतर्विष्ट की बात कर ले, अंतर्विष्ट विभाजक ऊतक की बात कर ले तो ये अस्थायी ऊतक के बीच पाया जाता है ना। और यह क्या करता है भाई? शाखाओं और पत्तियों की लंबाई को बढ़ाता है। हम आपको बताए ना, तो ये ध्यान रखना। तो कितना आसान है। हालांकि ये सब नोट्स में लिख दी, ये सब आपको नोट्स में लिखा मिलेगा और डिटेल में लिखेगा, क्योंकि ये तो डायग्राम है। अब नीचे जाओगे ना तो ये सबको आपको दिखेगा, है ना, सब दिखेगा आपको डिटेल में। क्योंकि हम ये नोट्स जो बना है 11th और सॉरी 9th और 11th क्लास के एनसीईआरटी का दोनों का कंपाइलेशन है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सब बहुत कायदे से करवाया गया है और कितना मेहनत किया गया आपको पता ही है। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किए हो तो। ठीक है, हम सारे सेक्शन करवा देंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपने देख लिया। तो कह रहा है कि चित्र संख्या आपको 6.2 में विभाजक ऊतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाजक ऊतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है तो इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटक का समझ रहे हो ना भाई, अलग अलग जो कोशिकांग था, है ना, तो वही अलग अलग जो ऊतक होगा उसके घटकों के रूप में विभाजित जो है ना हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये पौधा है और यहाँ पे शीर्ष, है ना, शीर्ष तो विभाजक ऊतक कहाँ पे पाया जाता है आपने देख लिया। अंतर्विष्ट जो है विभाजक ऊतक कहाँ पे पाया जाता है यहाँ पे देख लो। और ये पार्श्व विभाजक ऊतक कहाँ पे पाया जाता है, ये पौधे का डायग्राम दिया गया, यहाँ पे भी आपको समझाया गया है। ठीक है, चलो आपने बहुत कायदे से समझ लिया। करें किसी पौधे में विभाजक ऊतक की स्थिति, ये जो आपने देख लिया अलग अलग जो था, इसके बच्चे कहाँ कहाँ पे था आपने देख लिया। अब कह रहा है कि पड़ोह के, ये पड़ोह के, अब ये लाइन जो आपसे बोला है ना, पड़ोह का मतलब जो होता है यहाँ पे देखिएगा, पड़ोह का जो मतलब होता है सूट सिस्टम। पड़ोह तंत्र पढ़ा है, यहाँ पे लिख देता हूँ सूट सिस्टम, कोई बात नहीं। तो सूट सिस्टम क्या होता है भाई? देखो मान लो कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ऐसे समझो, ये पौधा है, ये पत्ती है पौधा का, ठीक है, एक पत्ती यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला हिस्सा पौधा का, ये जो पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा ना, यही परोह से है ना, परोह शीर्ष है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परोह शीर्ष। परोह शीर्ष और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई? शॉर्ट अपेक्स, है ना, शॉर्ट जो है अपेक्स। ठीक, वही कह रहा है परोह के शीर्ष। परोह के शीर्ष का क्या कह रहा है कि परोह के शीर्षस्थ विभाजक ऊतक जड़, कोई बात नहीं। ये जो आपने देखा था ना एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू था ना, वही है। ये कह रहा है कि ये जो पाया जाता है ना शीर्षस्थ जो टिश्यू है ना, ये जो पाया जाता है ये जड़ तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। ये लाइन बोलना चाह रहा है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कह रहा है कि परोह के शीर्षस्थ विभाजक ऊतक जड़ और एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू है ना, ये जड़ों और तनों, है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो कह रहा है कि ये जो शीर्षस्थ विभाजक ऊतक है ना, ये जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो हम आपको बताया था ना कुछ देर पहले, जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है ना, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। तो वही चीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि तने की परिधि या जो है मूल में वृद्धि जो है कौन करता है? तो ये करता है भाई पार्श्व, जिसे हम लोग कैम्बियम नाम दिए थे ना, कैम्बियम मतलब पार्श्व विभाजक ऊतक, वो करता है। तो तने के परिधि और मूल में, अब कहेगा सर तने की परिधि क्या होता है? तो तने की परिधि या मूल में वृद्धि कौन करता है? तो वो करता है भाई पार्श्व विभाजक ऊतक, जिसे हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो आप कहेगा लेटरल, है ना, लेटेरल मेरिस्टम विभाजक ऊतक का काम है ये। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ पे जो आपको दिया है ना, कन्फ्यूजन में होगा, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा ना, तो देखो यहाँ पे एक बार रिपीट करें कि तने की परिधि या मूल में तो कौन सा? तो वृद्धि पार्श्व विभाजक ऊतक मतलब कि कैम्बियम के कारण होता है। जैसे परिधि क्या है? देखो ये मान लो कि तना है सपोज दैट, तो ये इसकी परिधि है, गोलाकार है ना भाई, इसकी गोलाई इसकी परिधि है, तो हम आपको बताया ना, आपसे पूछा जाए कि अगर मोटाई और गोलाई में जब वृद्धि हो रहा है पौधे में, और खासतौर पे कहाँ पे? तना में, तो ये कौन काम करेगा इसके? तो ये लेटरल मेरिस्टम जो टिश्यू होता है ना, पार्श्व विभाजक ऊतक, जिसे हम लोग कैम्बियम भी कई बार देगा, तो उसका काम होता है। यही बोल रहा है आपको। ठीक है, चलिए अगला लाइन दिया है भाई, लो अंतर्विष्ट विभाजक ऊतक। अब इसका नाम क्या है भाई? लो
आगे जो हम आपको समझा दिए हैं पहले वही आ गया आपके सामने, ठीक है ना। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इंटर कैलरी है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इंटर कैलरी कैलरी मेरिस्टम। इसका काम क्या है भाई, तो कह रहा है ये जो है अंतर्विष्ट है ना, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशीय विभोजक ऊतक भी बोल सकते हो ना। तो ये कह रहा है कि पत्तियों के आधार में या टहनी के ये पर्व मतलब इंटरनोड होता है ना, कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना। अब देखो पौधे का ना इंटरनोड किसे कहोगे, है ना। तो एक मिनट में एक छोटा सा पौधा बनाता हूँ। रट लो यार, रट लो, मतलब रटना नहीं है, समझना है। माफी चाहता हूँ, हम रटने वाला शब्द नहीं बोले हैं। ये पौधा है, यहाँ से वो पत्ती निकला है भाई, एक पत्ती यहाँ से निकला, फिर से ये पौधा है, यहाँ से पत्ती निकला है भाई, यहाँ पे मान लो कि कोई फ्रूट्स है, ठीक है, ये भी पौधा है, पत्ती निकला है। तो आप जो है क्या बोलोगे, तो पर्व किसे बोलते हो, इंटर नोड किसे बोलते हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों के बीच का हिस्सा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ये दोनों के बीच का, ठीक है ना। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, यही होता है इंटरनोड। और हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं भाई, पर्व कहते हैं ना, पर्व। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पर्व और इंग्लिश में इंटरनोड कहते हैं भाई। तो इसका जो काम होता है ना, ये जो आपने देखा था इंटर कैलरी मेरिस्टम की बात कर ले, या हिंदी में हम बोले तो इसका नाम क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर इसका नाम है अंतर्वेश या अंतर्वीशीय विभाजोतक। ये इसी को बढ़ाता है, ठीक है ना। इंटरनोड को या पर्व को क्या करता है भाई, उसमें उपस्थित होता है। तो आप देख सकते हो उसके आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर जो है उपस्थित होता है। और एक बार ध्यान रखें, ये विभाजन में भी वृद्धि करता है। इसके विभाजन में मान लो कि यहाँ से पत्ती फिर निकलेगा या टहनी निकलेगा, तो फिर इसमें भी वृद्धि करता है, ठीक है ना। ये तो ध्यान रखिए। आशा करते हैं आज के बाद कभी नहीं गलती करोगे, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि विभाजन क्षमता उसमें ज़्यादा होता है ना। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाज्य ऊतक जो होता है ना, उसके पास कोशिका द्रव्य बहुत अधिक, पतली कोशिका भित्ति और अष्टपष्ट जो है केंद्रक होते हैं, अष्टपष्ट केंद्रक होते हैं। इनके पास रसधनी नहीं होती है भाई, रसधनी नहीं होती है। दोबारा सुनिए, प्रश्न पूछा जाएगा। देखो एनसीईआरटी में सबसे बड़ी गंदा चीज़ होता है ना भाई, कोई चीज़ आपको ना क्लियर करके नहीं देगा। रसधनी किसमें नहीं होता है, तो विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में रसधनिया मतलब वैक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है ना। रसधनिया क्या होता है, सेल वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या हम सोच सकते हैं कि इनके पास रसधनी क्यों नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, रसधनी का काम क्या होता है, ये क्लियर होगा तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं विभाज्य ऊतक में रसधनी क्यों नहीं होता है। क्योंकि विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में रसधनिया इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और उन्हें ऊर्जा और पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर सेल डिवीजन होगा इनके ऊतक में, कोशिका का विभाजन होगा, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा और रसधनिया जगह घेर लेता है, जिससे कोशिका विभाजन धीमा पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें रसधनी नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा। और ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, जो लाइन हम अभी आपको बोले हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आगे कि उनके पास रसधनी क्यों नहीं होता है, तो जवाब मिल गया। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में जो है उल्लेखित रसधनियों के कार्यों का जो है संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता ही दिए हैं। देखो ये कोशिका में जो रसधनिया होता है ना, वैक्यूल्स का जो काम होता है ना, ये क्या काम करता है, पानी, पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थों को जमा करने का काम करती है। और ये कोशिका को संरचना और कठोरता प्रदान करता है। इसलिए जो है ना विभाज्य ऊतक में ये रसधनिया नहीं होता है। तो रसधनिया के बारे में भी आपने समझ लिया। देखो यहाँ पे हम आपको जो कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा है ना, नोट्स में दे दिए, बार बार बोल रहा हूँ। वैक्यूल्स का काम क्या है, रसधनी का काम क्या है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, कोशिका का निर्जीव संरचना है, ये कोशिका का निर्जीव संरचना है। जाहिर सी बात है इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। हम आपको सब बता दिए, एकदम सारे लाइन बता दिए हैं। क्योंकि ये बोल दिया है कि ये पादप कोशिका में कितना परसेंट, 90% स्थान घेरता है। इसलिए भाई जो विभाज्य ऊतक है ना, इसमें रसधनिया नहीं होता है। चलो अब यहाँ पे देख लिया, तो आपने पादप ऊतक में है ना विभाज्य ऊतक को पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थायी ऊतक को, ठीक है। अस्थायी ऊतक को हम लोग देखते हैं 1 to 1। आप देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू जो देख रहे हैं ना, यह अस्थायी ऊतक का निर्माण कैसे हुआ, प्रश्न तो मन में आएगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं। तो अभी जो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, विभाज्य ऊतक पढ़ा था, तो विभाज्य ऊतक में क्या होगा ना, विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाएगा ना, तो उसी से जो है किसका निर्माण हो जाएगा, अस्थायी ऊतक का निर्माण हो जाएगा। परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। तो विभाज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त, तो उसी से अस्थायी ऊतक बन जाएगा। क्लियर, एक लाइन में। अच्छा, इससे पहले हम आपको जो पढ़ा उसे आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। जैसे विभाज्य ऊतक का जो
तीन पॉइंट्स बताए हैं, उसको मल्टीपल टाइम डिवीजन कर लीजिएगा, है ना। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अब देखो इसका ना एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। ये जो अस्थायी ऊतक है, ये अस्थायी ऊतक है, इसका 3 खंड है, आपको पता है ना, अभी हम आपको बताए ना। एक तो आप सबको यहाँ पे दिखेगा, अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो सरल ऊतक है ना, सरल ऊतक, दूसरा जो है यहाँ पे जटिल ऊतक है ना, आपने देखा था अभी, जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक को भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। और सरल ऊतक को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा है ना, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा या कलेनकाइमा भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो ये आपने देखा है, एक एक करके चर्चा करेंगे, बहुत आसान है। चलो अब कह रहे कि अस्थायी ऊतक पहले समझिए, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। कह रहे कि अस्थायी ऊतक जो है ना, अस्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक, तो विभाज्य ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक ऊतक, विभाज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। तो कह रहे कि ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, तो जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। तो कितना अच्छा लाइन लिखा है। जो चीज़ हम आपको बताए हैं कि जो विभाज्य ऊतक था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, विभाजन की क्षमता समाप्त उसमें हो जाता है, विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाता है, उसी से किसका निर्माण हो जाता है, तो अस्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है एक लाइन में। विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अच्छा, विभेदीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये लाइन यहाँ से लिखा हुआ है, ध्यान रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो ये कुछ बेसिक बात। अब अगला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है भाई, सरल अस्थायी ऊतक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये किसका हिस्सा है, तो आप कहिएगा सर ये जो परमानेंट टिश्यू आपने देखा अस्थायी ऊतक, उसी का हिस्सा है ना, सरल अस्थायी ऊतक। इसके 3 खंड है ना, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। तो कह रहा है कि कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधार या पैकिंग का निर्माण करती हैं, उन्हें पेरेन्काइमा कहते हैं। देखेंगे भाई, इसका 3 खंड है, एक बार रिपीट करके हम आपको बता देते हैं। सरल अस्थायी ऊतक है ना, यहाँ पे हम आपको बताया ना कि अस्थायी ऊतक, यहाँ पे एक बार देख लो भाई, अब ये कंप्लीट कर रहा है। अस्थायी ऊतक 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक, है ना। तो सरल अस्थायी ऊतक में पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, ये तो आपने पढ़ चुका है, तो इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त होता है ना, उसी से अस्थायी ऊतक बनता है, ध्यान रखना। तो जी जटिल ऊतक से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, कम्प्लेक्स टिश्यू से। तो इसका काम क्या होता है ये भी देखेंगे, या फिर हम आपको यहीं पे एक एक लाइन में बोलते जाए, जरा सा देख लो इसका जो है। जैसे कि ये सरल अस्थायी ऊतक में पेरेन्काइमा की बात कर ले, तो ये ऊतक पौधे में भोजन भंडारण और सहारा, ये इसका काम क्या होता है, पौधे में भोजन भंडारण प्लस सहारा प्रदान करता है पौधे को, है ना। तो पौधे में भोजन भंडारण और सहारा प्रदान करना किसका काम होता है, पेरेन्काइमा का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोलेनकाइमा की बात कर लूँ, तो ये पौधे में लचीलापन जो है ना, आप देखते हो पौधे में लचीलापन जो रहता है ना, तो लचीलापन जो पौधे में रहता है, आप देखेंगे हवा में पौधे एकदम इधर उधर, है ना, उसका टहनियाँ झुकना, ऊपर उठना, तो ये लचीलापन इसमें रहता है, इसी कारण से होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण से होता है। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है भाई, स्क्लेरेनकाइमा का, तो ये ऊतक पौधे को मजबूती प्रदान करता है। पौधे में अगर मजबूती प्रदान करना है ना, मजबूत वाला शब्द आप देख लेना, तो मतलब स्केल, मतलब एकदम ऐसे ध्यान रखना, स्केल नाम से ही पता चल रहा होगा, तो मजबूत हो रहा है ये पौधा, है ना, तो मजबूती प्रदान करता है ना। तो पौधे में मजबूती देते हैं ये, जैसे नारियल की बाहरी रेशे इसी से बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से। तो ये आपको पता चल गया जो आपका सरल अस्थायी ऊतक है ना। आगे लाइन बाय लाइन हम आपको वैसे पढ़ के बताएंगे, पहले एक बार देख लो। तो अस्थायी ऊतक में, अस्थायी ऊतक का निर्माण कैसे हुआ, तो भाई विभाज्य ऊतक की क्षमता खत्म हो जाता है, तो उससे अस्थायी ऊतक बनता है। अस्थायी ऊतक का 2 भाग है, 2 भागों में बांटे हैं, सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक के 3 खंड है, 3 भागों में बांटे हैं, 3 बच्चे हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा का काम क्या है, भोजन और सहारा प्रदान करता है पौधे को। कोलेनकाइमा क्या करता है भाई, लचीला प्रदान करता है, और स्क्लेरेनकाइमा मजबूती प्रदान करता है। आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे इसको भी समझ लो, जटिल अस्थायी ऊतक का काम क्या है। देखो इसमें जाइलम है, जटिल अस्थायी ऊतक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर ले, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम है, 2 इसके बच्चे हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम, इसका मुख्य काम ना क्या होता है, जाइलम का मुख्य काम, तो आप कहिएगा जड़ों से पानी और खनिज को पौधों के ऊपरी हिस्सा में, नाम से पता चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, जाइलम क्या कर रहा है, तो जाइलम जड़ों से, जड़ से पानी और खनिज को पौधे के ऊपरी हिस्सा में लेके जाएगा, है ना, ऊपरी हिस्सा में। फ्लोएम क्या करता है भाई,
तो इसका काम है कि पत्ती द्वारा जो भोजन बनाता है ना, तो ये पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है फ्लोएम। क्लियर? आशा करते हैं कि भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो कह रहा है सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, ये वाला लाइन एक बार पढ़ के फिर से बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ भाई। कह रहा है कि कोशिका है ना, कोशिका की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग निर्माण करती हैं, पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं इसे। जो अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है, बिल्कुल। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिका जीवित है, ये प्रायः प्रबंधन मुक्त होती है ना। और तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। चित्र संख्या करें कि 6.4 में आप देख सकते करें कि यह ऊतक पौधे को सहायता है ना, सहारा या सहायता, ध्यान रखिएगा दोनों शब्द में से जो भी दिखे, ठीक है। तो सहायता या सहारा प्रदान करता है और भोजन, है ना, 2 शब्द आपको दिखेगा, यही दोनों शब्द देता है पेपर में, सहारा या सहायता प्रदान करना और भोजन देने का काम करता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया पेरेन्काइमा का काम क्या है। और पेरेन्काइमा का भाई यहाँ पे देखिएगा ना, तो एक 2 सेक्शन और होता है, अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन, जो कि आगे देखेंगे। दूसरा है यहाँ पे कोलेनकाइमा, इस पे भी अनुप्रस्थ सेक्शन होता है और अस्केलेनकाइमा के, ये कोलेनकाइमा था, और अस्केलेनकाइमा अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन ये सब में होता है, जरूरी नहीं है सब करना, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं, पेरेन्काइमा को देख रहे हैं, है ना। तो ये तो आपने देख ही लिया कि ये सहारा और भोजन भंडारण करता है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक में जो है क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत पूछता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखना कुछ ही में स्थितियों में इन ऊतकों को कोलेनकाइमा मतलब हरित ऊतक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलेनकाइमा को हरित ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके कुछ हिस्सों में क्या होता है, कुछ पेरेन्काइमा के ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ पेरेन्काइमा के ऊतकों में, इसलिए इसे हरित ऊतक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि इनमें से आपको ऑप्शन देगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अस्केलेनकाइमा में से किसे हरित ऊतक कहा जाता है। तो देखो पेरेन्काइमा, ध्यान रखना, पेरेन्काइमा में क्या होता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है ना कुछ हिस्से में। जलीय पौधे में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की करी बड़ी जो है गुहिकाएँ होती है, जो पौधे को जो है तैरने के लिए क्या करता है, तो उत्प्लावन बल प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कह रहे कि इस प्रकार के पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार को पेरेन्काइमा को कहते हैं एरेन्काइमा, है ना, एरेन्काइमा कहते हैं, है ना। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है। तो तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है ना जो कोशिका, तो इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि तने और जड़ के पेरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का संग्रह करते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य जो है अस्थायी ऊतक मतलब कि कोलेनकाइमा के कारण होता है। ये भी आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करता है। तो भाई लचीलापन कौन करता है, तो कोलेनकाइमा, अभी हम आपको बता दिए। और कह रहा है कि यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और हम इस ऊतक को क्या कहते हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे पूर्ण वृत्त में पा सकते हैं। बहुत अच्छा लाइन है, ध्यान रखना। इस ऊतक की जो है कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से जो है कोनों पर जो है मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जो कि कह रहा है कि 6.4 के बी में आप चित्र देख सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि एक अन्य प्रकार के ऊतक जिसका नाम है एस्केलेनकाइमा होता है। यह पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। नाम से देखो एस्केल, एकदम सीन सा ऐसा है, एकदम जब आप बोलोगे ना तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तो ये मतलब कठोर प्रदान करता है एस्केलेनकाइमा। बस ये 2 ही लाइन देके पूछता है क्वेश्चन। हमने नारियल के, है ना, रेशे युक्त छिलके को देखा है ना, तो उसमें यही रहता है एस्केलेनकाइमा, इसी से मजबूती होता है। यह जो है एस्केलेनकाइमा ऊतक के बना होता है, ठीक है। और इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कौन से ऊतक की जो कोशिका है ना वो मृत होती है, तो एस्केलेनकाइमा का बहुत पूछता है, ध्यान रखना। इसलिए मजबूती इसमें होता है, जिसमें मजबूती प्रदान होगा ना, इतना समझ लो कि उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो वो मजबूत होगा, ऐसे ध्यान रखना। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति है ना लिग्निन, ध्यान रखना किसके कारण से मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। बहुत अच्छा लाइन है, लिग्निन के कारण, ठीक है, लिग्निन के कारण, ध्यान रखिएगा, लिग्निन के कारण। तो लिग्निन कोशिका का दृढ़ बनने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, आप सबको पता होना चाहिए। ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, आपने देख लिया। यह ऊतक
स्केलेटन कैमा की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीज और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। कौन? तो स्केलेटन कैमा। ठीक है, यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है, आपने देख लिया। अगला लाइन है करें कि जो आप देख रहे हैं वह कोशिका के, अच्छा ये जो डायग्राम दिया गया ना, आप एक बार डायग्राम को चाहो तो एक बार सही, जैसे एपिडर्मिस कोशिका यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, रक्षी कोशिका आपको दिखेगा यहाँ पे, अस्टोमेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, रक्षी कोशिका, अस्टोमेटा ये है ना, देखो कई बार अस्टोमेटा से प्रश्न पूछा है। तो एपिडर्मिस क्या है, जरा सा देखो, है ना, एपिडर्मिस कह रहा है कि वह कोशिकाओं की सबसे, जो आप देख रहे हैं वह कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले ना पदों में जो है एपिडर्मिस मोटी हो सकती है शुष्क स्थान पे, और यह जो है जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। पौधे की जो है पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। ठीक है ना, पूरी सतह। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मल कोशिका पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। और ध्यान रहे यहाँ पे, यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से जो है पौधे की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल, ध्यान रखना, एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतः, जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो इस लाइन को, बहुत अच्छा लाइन है ये, अंतरकोशिकीय स्थान के, है ना, अच्छिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मिस कोशिकाएं अपेक्षाकृत, है ना, चपटी होती है। क्या होता है भाई? चपटी होता है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। कह कि पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को हम लोग ऑस्टोमेटा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टोमेटा से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्ती आप देखोगे ना, पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होता है ना, इसे ऑस्टोमेटा कहते हैं। कहते हैं कि चित्र संख्या 6.5 में देखो, ऑस्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहते हैं, है ना, किडनी के आकार, वृक्क मतलब किडनी के आकार। एस्टोमेटा मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एस्टोमेटा है भाई, देखो ये एस्टोमेटा है ना, किडनी के आकार का घिरा हुआ है ना, देख सकते हो, इसे एस्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एस्टोमेटा तो घेरे रहते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। रक्षी कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के रूप में पानी का, है ना, पानी का जो है वाष्पोत्सर्जन के रूप में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ऑस्टोमेटा द्वारा होता है। कई बार पूछता है कि भाई पत्ती में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन जो होता है भाई, ध्यान रखना, है ना, वाष्प के रूप में पानी का निकलना, आप सबको पता है ना, तो ये सब ऑस्टोमेटा ही करता है। ऑस्टोमेटा पत्ती में कहाँ होता है तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑस्टोमेटा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट। तो लो आपसे प्रश्न पूछ दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो देखो भाई, आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की आवश्यकता होती है ना, ध्यान रखना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, जो कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। देखो भाई, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? पत्तियों द्वारा होगा, और पत्ती में कौन करता है तो ऑस्टोमेटा करता है, अभी आपने देखना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि उल्लेख करना आपका काम नहीं है। क्योंकि उल्लेख करना है तो जल और खनिज का परिवहन आपको बताना है, तापमान नियंत्रण बताना है, कोशिकाओं की स्फीति बताना है ना, पोषक तत्वों का वितरण बताना है, तो ये जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीज़ें। चलो, तो अगला लाइन है भाई, जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध जो है होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगला कार्य कि मरुस्थलीय पौधा के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस क्योटीन, मतलब एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, ये क्योटीन का लेप होता है। तो क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? तो कह रहे कि क्या इस पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने बाहरी परत से भिन्न होती है। तो जैसे जैसे वृक्ष की आयु मतलब एज बढ़ती है, तो उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतक की कुछ परिवर्तन होता है और एक दूसरे विभाजोतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। तो ये तो आपने देख ही लिया। अब कह रहा है कि बाहरी सतह की कोशिका इस सतह से अलग हो जाती है और यह पौधे पर बहुत परतों वाली मोटी, है ना, छाल का निर्माण करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एपिडर्मिस का, एक लाइन में बताऊंगा कि यह है क्या। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है और ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों की जो है व्यवस्थित होती है और इनकी भित्ति पर
सुबरीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या नाम है इसका? सुबरीन नामक रसायन होता है, सुबरीन नामक रसायन होता है जो छालों को हवा और पानी के लिए है ना आमेग बनाता है। देखो भाई, एपिडर्मिस जो होता है ना, एपिडर्मिस, अगर मैं बात कर लूँ, ये पत्ती है, सपोज दैट ये पत्ती है, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस पौधे के सभी भागों जैसे पत्ती, तने और जड़ों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है, सुरक्षात्मक परत होती है, और यह परत जो है ना पौधे के बाहरी चोट, कीटाणु और अत्यधिक पानी के नुकसान से बचाते हैं। इसमें छोटे छिद्र होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एकदम छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तों में, या अलग अलग जगह होता है। तो जो छोटे छोटे छिद्र होता है ना, उसे हम लोग अस्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना, जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है अस्टोमेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एपिडर्मिस थोड़ा सा अपने मोटा मोटी तौर पे देख लिया। अगला है भाई आप लोगों का, आपने देखा था जटिल अस्थायी ऊतक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम था, ठीक है ना। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में तो आपको पता ही है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर भी हम आपको बता देते हैं। अरे अब तक जो है हम एक ही प्रकार के कोशिका से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों को है ना, ऊतकों मतलब टिश्यू पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। तो ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो भाई साधारण अस्थायी ऊतक आपने देख ही लिया है ना क्या होता है। कारण कि अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक जो जटिल ऊतक कहते हैं, तो जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो जाइलम आपने नाम देखा होगा अभी, जाइलम और फ्लोएम जो है इसी प्रकार के जटिल ऊतक है ना, जटिल ऊतक के उदाहरण है। तो जाइलम और फ्लोएम किसका उदाहरण है? तो जटिल ऊतक का, परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का उदाहरण है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। और ये किसके अंदर आता है? तो परमानेंट टिश्यू में आता है, ठीक है। अगर कि इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। बहुत पूछता है कौन सा संवहनी ऊतक होता है, तो ये जाइलम और फ्लोएम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहनी ऊतक है, ठीक है। और ये जो है मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधे की एक विशेषता है ना, बड़े पौधे की एक विशेषता है जो उनको है ना स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूलन बनाती है। चित्र संख्या कह रहा है कि 6.3 में देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दिखा देंगे। तने का एक भाग दिखाया गया है चित्र संख्या 6.3 में। तो कह रहे क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? कोई बात नहीं, देखेंगे। तो जाइलम ट्रेकीड है, जिसे वाहिनिक का कहते हैं, और वाहिका जाइलम। प्रेंकाइमा आपको दिखना है इस पर, प्रेंकाइमा चित्र संख्या 6.7 ए और बी और सी। और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बने होते हैं, और इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है, और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है। ट्रेकीड जो है और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है, और इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का क्या करता है? तो ये ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। प्रेंकाइमा भोजन का संग्रह करता है, और यह जो है किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं, ये तो हम आपको समझा चुके हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों चलनी नलिका, बहुत पूछता है। फ्लोएम जो है 4 प्रकार के अवयवों चलनी नलिकाएं है ना, जिसे हम लोग ट्यूब कहते हैं। साथी कोशिकाएं फ्लोएम प्रेंकाइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथी कोशिका, चलनी नलिका और फ्लोएम प्रेंकाइमा और फ्लोएम रेशे से, ये फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों से चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम प्रेंकाइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर बने होते हैं। कार्य की चलनी नलिका छिद्र भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थ को जो है कोशिकाओं में दोनों दशाओं में जो है गति करा सकते हैं। तो फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन ये कर सकता है भाई? तो फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम पत्तियों से, अब क्या कर रहा है? फ्लोएम जो है पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों, हम आपको बताएं नेक लाइन में, तो वही चीज़ है। फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना, वही लाइन देखो यहाँ पे मिल गया। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाओं जीवित कोशिकाएं हैं। दोबारा सुनिए, कह रहा है अगला लाइन कि फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं, रेशे को छोड़कर, फाइबर को छोड़कर बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाइलम दिखेगा और यहाँ पे फ्लोएम दिखेगा, आपने देख लिया। ये ट्रेकीड है, वाहिका है, आपको यहाँ पे दिखेगा, वाहिका में जो छिद्र है आपको दिखेगा, यहाँ पे ये छिद्र है इसमें भी, और ये कोशिका दर्भ है, ये केंद्रक है भाई, जो कि जाइलम प्रेंकाइमा का ये तस्वीर आपको दिख रहा हो। ये चलनी प्लेट है, आपको यहाँ पे दिखेगा। ये चलनी नलिका है, फ्लोएम प्रेंकाइमा है, जो कि आपने देखा। साथी कोशिकाएं हैं,
जो कि फ्लोएम सेक्शन में आपको दिखेगा ये। तो आपने अभी तक ये सब पढ़ लिया है, पादप कोशिका को पढ़ लिया है ना, पादप कोशिका में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना। पादप कोशिका में आपने पढ़ा कि भाई पहले आपने क्या पढ़ा, एक लाइन में हम रिवीजन करवाते हैं। पादप कोशिका में आपने पढ़ा कि भाई ये दो तरह का होता है, एक तो विभाज्य ऊतक एक होता है, आपने पढ़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पढ़ा कि विभाज्य ऊतक होता है, दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू होता है, अस्थायी ऊतक होता है ना, अस्थायी ऊतक होता है। विभाज्य ऊतक का आपने 3 बच्चे देखे भाई, दूसरा और तीसरा। पहला था क्या था, तो आपको ये कहा सर एपिकल, दूसरा था इंटरकैलरी और तीसरा था लेटरल। इसमें था भाई, इसे आपने देखा, इसमें सेल डिवीजन एकदम बड़ी फास्ट में होता था। और इसके कोशिका में क्या होता था भाई, इसके ऊतक में क्या होता था, तो वैक्यूल्स ना रसधानी नहीं होता है ना। अस्थायी ऊतक में क्या देखा आपने, इसे 2 भागों में बांटा आपने, एक तो सरल अस्थायी ऊतक था ये, है ना, एक सरल अस्थायी ऊतक था, दूसरा था क्या, जटिल अस्थायी ऊतक, है ना, जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक में आपने क्या पढ़ा, इसके 3 बच्चे था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, है ना, कोलेन्काइमा और ऑस्केलेन्काइमा। यहाँ पे क्या था भाई, इसमें 2 बच्चे था इसका, एक तो जाइलम था, है ना, जाइलम और फ्लोएम था। ये आपने पढ़ लिया है सब। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा, गलती मत करिएगा। नोट्स दे दिया हूँ आपके बैच में, एकदम सारे नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपके सामने आप देखेगा जंतु कोशिका। अब नोट्स में भी ये एनिमल टिश्यू को अलग से लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में भी ना निम्न 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो उपकला होगा, है ना, जिसे हम लोग एपिथिकल टिश्यू कहते हैं, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, अगला जो आपको यहाँ पे दिखेगा, तीसरा बोल सकते हो यहाँ पे, तीसरा कौन सा होता है भाई, तो पेशीय ऊतक होता है जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और चौथा तंत्रिका टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो तो ये देख लेते हैं भाई एक एक करके। कह रहा है भाई यहाँ पे देखो, जंतु ऊतक कह रहे कि जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं, शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पेशीय कोशिका कहते हैं। पेशीय कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मसल सेल बोल सकते हो या मैस्कुलर टिश्यू बोल सकते हो ना, सेल टिश्यू नहीं, ऊतक रहता तब टिश्यू बोलते हैं ना, तो ये मसल सेल बोल सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है ये पेशीय ऊतक, बहुत पेशीय कोशिका के ऊतक, ध्यान रखना। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन जहाँ जाती है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है ये कह रहे, तो कह रहे कि यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं, सही बोल रहा है, रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है ना। आप देख सकते हो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कह रहे हैं कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए जो है एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको बता चुके हैं ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम आपको यहीं पे बता देते हैं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे प्रश्न क्या आपसे पूछ लिया, प्रश्न पूछना है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका आंसर थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। तो कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता ऊर्जा बनाने के लिए होता है ना, और इस प्रक्रिया को कोशिकीय है ना, कोशिकीय शोषण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विघटन होता है ना, मतलब विघटन का मतलब टूटता है ना, विघटन होता है, टूटता है, और एटीपी का, और ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो एटीपी का जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है ये वाला लाइन यहाँ पे लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए संकेत देता है। अब देखो कितना मोटा मतलब मोटे तौर पे लिख दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा खुद से पढ़ोगे तो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो। कि जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन का ये काम है हमारे शरीर में, है ना, ये कोशिका तक पहुँचाता है। कि यह शरीर के सभी भागों से अवशिष्ट, क्या भाई, अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर जो है यकृत मतलब लीवर तथा वृक्क मतलब किडनी तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है, सही बोल रहा है। रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाला ऊतक का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ब्लड और पेशियाँ, तो ये जो आपके ब्लड और मसल्स है ना, दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, जाने वाले ऊतक के उदाहरण है। अच्छा, ये पूछा है। इनके कार्य के जो है आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब देखो क्या नाम है इसका, जो हम आपको अभी नाम बताया ना, तो वही है एपिथेलियमी ऊतक टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस, है ना, तंत्रिका ऊतक, है ना, मतलब नर्वस टिश्यू। ये 4 हम आपको दिखाएं अभी नोट्स में, वही चीज़ है। पर कि रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, बहुत पूछता है, कई बार पूछा है, कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, तथा पेशीय जो है ना, पेशीय ऊतक का ये प्रकार है या उदाहरण है, ऐसे ध्यान रखना।
तो उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ लो इसके बारे में। पहला जो आपने यहाँ पे देखा था कौन सा, एपीथेलियमी ऊतक को देख लो, उसके बाद संयोजी ऊतक को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे पेशीय ऊतक को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे तंत्रिका ऊतक को देखिएगा और समाप्त हो जाएगा ये कहानी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, और कौन कौन से पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं वही यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर ये उपकला ऊतक जो है ना वही है जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ ना एपिथेलियल टिश्यू, वही लिखा हुआ है। तो इसका काम क्या है हमारे शरीर में, वो सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएगा। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडरा, टंडन, यहीं पे हम लोग अस्न लिगामेंट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे ना, ये सब इंपॉर्टेंट है यार, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपास पेशीय ऊतक से बहुत प्रश्न पूछता है, मस्कुलर टिश्यू से, वो सब यहाँ पे इसके अलग अलग भाग होता है, तो वो भी तंत्रिका टिश्यू का क्या काम होता है, ये सब एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया हूँ, देख सकते हो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एपी जो है थिलियमी टिश्यू को देख लीजिए। कह रहा है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एपीथेलियमी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एपीथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंग और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करता है, तो अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिका नली का अस्तर, फेफड़ों की कोपिका, वृकीय नली आदि सभी एपीथेलियमी ऊतक के बने होते हैं। बहुत पूछता है ये बहुत, जैसे रक्तवाहिका हो गया, स्किन हो गया आप लोगों का, है ना, लंग्स हो गया, है ना, ये जो वृकीय नली है किसका बना होता है, तो ये इसी का होता है, एपीथेलियमी, है ना, एपीथेलियमी टिश्यू का ही बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये सब हम लिख दिए हैं नोट्स में। एपीथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये अनवरत परत का क्या करता है, अनवरत परत का निर्माण। अच्छा, कुछ लोग बोलते थे सर एमसीक्यू, मेरे भाई एमसीक्यू भी करवा चुके हैं ऑलरेडी, पेड बैच में वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन यूट्यूब पे भी हम आपको करवा देंगे इसका एमसीक्यू भी करवा। बशर्ते आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, करती है। आगे करके इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं, मतलब चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम जो है स्थान होता है। तो अस्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह जो है एपीथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य जो है गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपीथेलियमी कोशिकाओं के बीच क्या है भाई, देखो इस लाइन में देखो, पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपीथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। कह रहे कि चित्र संख्या आप किस में देख सकते हो, 6.9 में देख सकते हो। इसके अनुसार जो है विभिन्न एपीथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर, कोपिका जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक, है ना, पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चिपटी एपीथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये वाला। इनको सरल सल्की एपीथेलियम कहते हैं और ये अत्यधिक पतली, चपटी तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार नली मुंह का, है ना, मुंह का अस्तर सल्की एपीथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा, स्किन की बात कर रहा हूँ, स्किन यहाँ पे इन्हीं सल्की, कौन सा, तो सल्की एपीथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपीथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये, जाके देखिएगा पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा। तो त्वचा की एपीथेलियमी कोशिकाएं इनको, है ना, कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, तो इसलिए इन एपीथेलियम को अस्तरित सल्की एपीथेलियम भी कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर जो इनलाइनिंग होता है में जहाँ लंबी एपीथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं, यह स्तंभाकार एपीथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। तो श्वास नली बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास नली में स्तंभाकार एपीथेलियमी ऊतक में जो है क्या है, तो ये जिसे हम लोग किलिया कहते हैं ना, तो हिंदी में से हम लोग पक्षाम्ब कहते हैं ना, पक्षमाम्ब होते हैं, और जो कि एपीथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। और ये देखो, ये जो सीलिया होता है ना, ये सीलिया जो होता है ना, जिसे हम लोग हिंदी में पक्षाम्ब कहते हैं, पक्षाम्ब, एक्चुअली ये बहुत छोटे बाल जैसे अंग होते हैं जो कुछ कोशिकाओं के सतह पर पाए जाते हैं। सीलिया, आप जरूर नाम सुना होगा सीलिया का। सीलिया कोई बात नहीं, आगे हम लोग डेप्थ में चर्चा करेंगे, एक चैप्टर ही है। तो कह रहा है कि पक्षाम्ब, ये सीलिया जो है मतलब पक्षाम्ब गति कर सकते हैं तथा इनकी गति सलेस्मा के आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है।
इस प्रकार के एपिथेलियम को जो है यहाँ पे पक्षाम्बी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। चलो अब देखो यहाँ पे घनाकार एपिथेलियम, वृक्कीय नली। देखो ये जो हम आपको पढ़ा है ना, जो शॉर्ट नोट्स से जो पढ़ाए हैं, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, खासतौर पर टिश्यू ब्लड चैप्टर डायग्राम से सब कुछ पढ़ा दिया है ना। तो करेक्ट, ग्रंथि नली की अस्तर निर्माण करता है जहाँ उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी ऊतक सतह पर पदार्थों का स्राव करती है, मतलब कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथील एपिथेलियम कहलाता है। तो बेसिक बातें हैं, आपने देख लिया सब कुछ। अगला है भाई यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे, जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। आइए देख लेते हैं। तो खासतौर पे ये कह सकते हो, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आता है, इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तो भाई आपको ध्यान रखना, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। तो भाई देखो, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त को संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहता है, देखो रक्त को संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आपको एक असर कैसे? देखो, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन तथा अवशिष्ट पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, परिवहन करता है ना, तो इसीलिए भाई इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इतना ध्यान रखना। चलो, हालांकि एक अलग चैप्टर है, वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे डेप्थ में पढ़ेंगे इस सब के बारे में। करके आइए अब जो है हम इस तरह के कुछ ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिका, कनेक्टिव टिश्यू की सेल जो होता है ना, आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में जो है धसी होती है। करें कि आघात्री जेली की तरह जो है तरल, सघन और कठोर हो सकती है। आघात्री मतलब मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। बेसिक सा है। तो रक्त की जो है एक बूंद स्लाइड पर ले और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना है, मतलब उसमें देखना है। तो रक्त के तरल जो मैट्रिक्स होता है ना, आघात्री, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना, निलंबित होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। कई बार पूछा गया है। रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो अस्थायी संयोजी ऊतक एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर जो है शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। तो अस्थि कार्यों के लिए जो है इन गुण को क्या उपयोग है? तो कह रहा है कि अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में जो है धसी होती है, जो कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। कैल्शियम और किसका? अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में धसी होती है और किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। और इस लाइन से प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिससे स्नायु मतलब कि अस्थि आबंधन तंतु कहते हैं। बेसिक बात है यार। लिगामेंट शब्द के बारे में बहुत कायदे से आपको नोट से मिल जाएगा, जो कि इसमें टू द पॉइंट जो है हम आपको वही बताएंगे, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पे। लाइन क्या है कि दो अस्थियाँ, दो हड्डी होता है ना, आपस में एक दूसरे से जो जुड़ा होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। अब स्नायु आपको समझ में नहीं आएगा, तो दो अस्थियों के आपस में जोड़ता है ना, हम लोग लिगामेंट कहते हैं ना। इसे नोट्स में लिख दिया हूँ सारी चीज़ें, है ना। लिगामेंट, इसे लिगामेंट कहते हैं। और दो मांसपेशियों को जो आपस में जोड़ता है उसे हम लोग टंडन कहते हैं, हिंदी में कंडरा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये लाइन सब एनसीईआरटी में है और ये छांट के हम नोट्स में लिख दिया है करके, ठीक है। तो कह रहा कि यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम, स्नायु जैसे बोलूँगा तो मतलब लिगामेंट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु में बहुत कम, है ना, ये मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स मतलब आघात्री मतलब मैट्रिक्स बहुत कम होती है। और एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका नाम है कंडरा, जिसे टंडन कहते हैं। तो ये सॉरी, मैं तभी गलत बोल दिया था। ये अस्थियों को मांसपेशिया से जोड़ता है ना, हड्डी को मसल से जोड़ता है, ठीक है ना, उसे हम लोग टंडन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है भाई? दो अस्थियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टंडन कहते हैं, टंडन, है ना, जैसे हिंदी में उसे कंडरा कहते हैं, कंडरा, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा है। कंडरा जो है मजबूत तथा समित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कार्टिलेज, उपास्थि बहुत पूछता है यहाँ पे, एक उपास्थि भी आपको दिखेगा। तो उपास्थि एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस मैट्रिक्स, जो इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, ये प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। बहुत पूछता है कि कार्टिलेज किसके बना होता है? तो प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यह अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि की बात कर ले, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली, कौन सा? श्वास नली में उपस्थित होती है।
हम कान की उपास्थि मतलब कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं, है ना, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार से भिन्न है। तो बेसिक बातें हैं भाई। अब ये ऑरिओलर संयोजी ऊतक की बात कर ले, ये पूछता है ये ऑरिओलर संयोजी ऊतक। त्वचा और मांसपेशियाँ, किसका किसका भाई, ध्यान रखिएगा। त्वचा और मांसपेशिया के बीच रिक्त नलिका के चारों ओर तथा जो है नसों और अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है, नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत कायदे से हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ करवाएंगे तो फिर बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बोन मैरो होता है ना, अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ध्यान रखना। और यह अंग के भीतर की खाली जगह को भरता है, ठीक है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित, ये फैट जो होता है ना कहाँ संचित होता है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वसा का संग्रह करने वाला ये वसामयी ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है और इस ऊतक की कोशिकाएं वसा गोलिकाओं से जो है भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुछ, है ना, क्या है, तो उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अगला है मस्कुलर जो है टिश्यू, पेशीय ऊतक। यहाँ पे देख सकते हो कह रहे कि पेशीय ऊतक जो है ना लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है ना, मस्कुलर या मस्कुल जो है फाइबर कहा जाता है। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। यह जो है हमारे शरीर में जो है गति के लिए उत्तरदायी होता है। गति के लिए उत्तरदायी कौन होता है भाई, तो ये आप सबको पेशीय ऊतक बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे पेशिया में जो है, पेशिया में है ना, मस्कुलर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग जिसे जो है सुकरने वाला प्रोटीन कहते हैं, सुकरने वाला प्रोटीन, जिसके संकुचन और प्रसारण के कारण गति होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ पेशियों की जो है हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना, कर सकते हो ना, जैसे हाथ को आगे पीछे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, उनकी गति को रोक सकता है। कह कि इस तरह की पेशिया को क्या कहते हैं, तो ऐच्छिक पेशी मतलब वॉलेंट्री मस्कुल जो है कहते हैं, मस्कुल कहते हैं। करके चित्र संख्या 1411 में आप देख सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में जो है सहायक होती है। आगे कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के गहरे रंगों से जो है एक के बाद एक रेखाओं धारियों की जो है तरह प्रतीत होती है और इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखित पेशियाँ भी कहते हैं, ठीक है ना। इस ऊतक की कोशिकाओं लंबी बेलनाकार, और बहुत पूछता है ना, पेशीय ऊतक की कोशिका तो लंबी होती है, बेलनाकार होता है और शाखा रहित और बहुनाभिकीय भी होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये एनडीए के पेपर में पूछा गया है, जाके देखिएगा पेपर, है ना। आहार नल में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार संकुचन जैसी गतियों ऐच्छिक नहीं है। इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, है ना। तो चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की जो है शोषणी में पाया जाता है। कोशिका लंबी और इनकी आखिरी सिरा नुकीली होता है और ये एक केंद्रकीय होती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम जो है रेखित क्यों है, तो भाई हृदय पेशियाँ जीवन भर क्या है, तो ये लाइबंद होकर प्रसार या संकुचन करती रहती है और इन अनैच्छिक पेशियों को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक मतलब हृदयक पेशी भी कहते हैं। करके चित्र संख्या 6.11 में देख सकते हो। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रकीय होती है, ध्यान रखिएगा। और विभिन्न प्रकार के पेशियाँ ऊतकों की जो है संरचना की तुलना करें तो करें इनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में जो है केंद्रक की उपस्थिति को नोट करें। अगला यहाँ पे है बेसिक सा, देख लेना इसको थोड़ा सा, तंत्रिका ऊतक माना नर्वस टिश्यू। तो करें सभी कोशिकाओं में जो है उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र ही उत्तेजित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क ये जो है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिका सभी कोशिकाएं ऊतकों के बनी होती है। बहुत पूछता है ये, है ना। तो ये जो है ना मस्तिष्क का, स्पाइनल कॉर्ड का और तंत्रिका की सभी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका से बना होता है। सभी ये जो अंग है वो कह सकते हो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन उसे कहा जाता है, ध्यान रखना, न्यूरॉन कहा जाता है, कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। और कह रहा है कि इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक या कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में जो है इस तरह का एक लंबा प्रवर्धन होता है जिसको हम लोग ध्यान रखिएगा एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। कि कई बार पूछा गया एक्सॉन से, है ना।
ये MCQ करवाएंगे ना तो आपको दिखेगा। बहुत सारे छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध है ना, प्रवर्ध मतलब जैसे हम लोग डंटाइट्स कहते हैं होते हैं। और एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तंत्रिका कोशिकाएं कितना होता है तो 1 मीटर तक लंबा हो सकती है। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा लाइन था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला लाइन कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता प्रदान करता है। और तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक का क्रियात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों की मौलिक है। साथ ही यह जो है संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। तो देखो भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप इसे देख लेना। और ये कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया गया। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई, जितने भी लोग पेड बैच में हो, बहुत नॉमिनल फी है, आप किसी भी बैच में हो, हम आपको थ्योरी वाला जो क्लास देते हैं नोट्स से जो पढ़ाया है तो उसको जरूर देखना। ये तो हम NCERT आप करवा रहे हैं और NCERT का 2 सीरीज देते हैं। एक तो आपको हम थ्योरी करवा रहे हैं ओरिजिनल NCERT से, उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल NCERT का MCQ भी हम करवा रहे हैं। अभी यूट्यूब पे वो नहीं करवाने हैं, वो भी लेके आऊँगा यूट्यूब पे। तो वो जरूर दोनों सीरीज जरूर करिएगा ताकि आपको पता लगेगा कि परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब करवा देंगे, ठीक है। बाकी जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, एक जगह आपको सब कुछ, सारे नोट्स सब कुछ मिल जाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगला चैप्टर हम लोग का रहने वाला है चैप्टर 7 में, ये भी बायोलॉजी का है, जीवों में विविधता। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मत पूछिए। और मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको टिश्यू वाला चैप्टर को हम पढ़ाए हैं, इस नोट्स को बना के दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात है ना, ये नोट्स जब आप पढ़ेंगे ना, इसका वीडियो दिए हैं, प्रॉपर इस नोट्स का वीडियो दिए हैं। और एक ही वीडियो में मुझे लगता है कि ये 35 से 40 मिनट में ये पूरा जो है कंप्लीट करवा दिए हैं इस नोट्स से। तो उसको जरूर देखना, फिर एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। मैं बार बार बोल चुका हूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो मेहनत किया गया है और ये आप लोगों के लिए ये अगला चैप्टर है आप लोगों का, जो कि ये तो बायोलॉजी हम आपको पढ़ाए हैं, उसका है उत्सर्जन तंत्र का, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई 72वीं BPSC के लिए जो है प्रीलिम्स का बैच लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कंप्लीट NCERT का नोट्स सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। इसमें करंट कंप्लीट, ये प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट पैकेज है। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको जो है वीडियो मिलता है, PDF मिलता है ना, सब कुछ मिल रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी मात्र अभी 999 कर दिया हूँ, है ना, 999 कर दिया हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इसी नंबर पे 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर भेजिएगा, उसके बाद हम आपको एट अ टाइम बैच में जोड़ देंगे, तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। जो कि आराम से तैयार कर सकते हैं और आपके सामने एग्जाम टाइम में जाहिर सी बात यार शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम नोट्स जो देते हैं ना आपको, हैंड रिटन नोट्स, उसका जो है ना वीडियो प्रॉपर देते हैं। नहीं तो दूसरे का नोट्स काम नहीं आता है जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे। कुछ लोग नोट्स मांगते हैं सर आप नोट्स दे दीजिए, नहीं फायदा होगा जब तक आप वीडियो उसका नहीं देखेंगे। तो बहुत नॉमिनल फी है, मात्र 999 में आपको सब कुछ हम दे रहे हैं। तो अब क्या चाहिए, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, आप देख सकते हो ना, कंप्लीट यहाँ पे ये बैच है मात्र 999 में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो लोग CGL 4 या BPSC AEDO या सेकंड इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी मात्र 999 में ही बैच लेके आए हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यही है, इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजना है, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, है ना।